हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और एक और वीडियो के साथ, एक और लेक्चर के साथ। दैट लेक्चर इज़ अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपके बुक में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सब हम यहाँ पे रीड करने लगे हैं, उनके बारे में कॉन्सेप्ट समझने लगे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल में इसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हमारे सेल को क्या क्या जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ या क्या क्या एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर आपको समझ में आएंगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका मीनिंग क्या है। इस वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। देखिए, माइटो वर्ड जिस जगह भी आ जाता है उसका मतलब होता है थ्रेड लाइक। जैसे कि आपने एक सेल डिवीजन का टाइप पढ़ा होगा, माइटोसिस। तो वो माइटोसिस क्या होता है भाई, थ्रेड लाइक, उसमें से कुछ धागे निकलते हैं जो कि सेल को डिवाइड करते हैं, स्पाइनल फाइबर्स जिन्हें कहा जाता है, ऐसे ना। तो माइटो वर्ड जिस जगह भी आ जाता है तो उसका मतलब होता है थ्रेड लाइक। और कॉन्ड्रियो वर्ड जो होता है उसका मतलब कहा जाता है ग्रेन्यूल्स लाइक। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, दाने, ऐसे ना। तो इसी वजह से इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और आप इसको कॉन्ड्रियोसोम्स भी कहेंगे। एक ही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया और कॉन्ड्रियोसोम्स। आपके बुक में ये बताया गया है कि दीज, समझिएगा कॉन्सेप्ट, दीज आर यूनिवर्सली, these are universally present in cytoplasm of eukaryotic cell. These are universally present in cytoplasm of यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में आपको मिलेगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सली वर्ड का मतलब होता है हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया लाजमी मिलेगा। सो याद रखिएगा, दे आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि हैं क्या। ये थ्रेड लाइक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं और ये यूनिवर्सली हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेंगे। हर एक यूकैरियोटिक सेल का मतलब इट माइट बी प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं इनके बारे में, इनकी शेप को देखते हैं। इनकी शेप्स, ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको डिफरेंट शेप्स में मिलेंगे। आपके बुक में बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेंगे, दैट इज़ द माइन्यूट ग्रेन्यूल। माइन्यूट का मतलब होता है छोटे छोटे। दे विल बी फाइंड एज माइन्यूट ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में मिलेंगे। और इसके अलावा आपको ये मिलेंगे माइन्यूट ग्रेन्यूल्स के अलावा इट विल बी लाइक रॉडलेट्स मिलेंगे आपको, रॉड्स की तरह रॉडलेट्स मिलेंगे आपको थ्रेड्स की तरह मिलेंगे, थ्रेड्स। और स्ट्रिंग की तरह, थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, धागे, और स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, वायर वगैरह जो होती है, वैसे आपको ये मिलेंगे। एंड आल्सो यू विल फाइंड द माइटोकॉन्ड्रिया इन वेसिकल फॉर्म। ये वेसिकल फॉर्म में भी आपको मिलेंगे। तो ये डिफरेंट फॉर्म में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे किसी भी सेल के अंदर। अच्छा, ये जो शेप्स होती हैं ये डिपेंड करती है कि आपका सेल कौन सा है। हर एक सेल के अंदर इनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर न्यूरॉन्स के अंदर देखेंगे तो शेप डिफरेंट होगी, और वही अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं स्किन के सेल में तो उसकी शेप अलग होगी, हार्ट के सेल के अंदर, मसल के सेल के अंदर। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है द फिजियोलॉजी ऑफ सेल। याद रखिएगा, नेचर ऑफ द सेल। ये शेप्स जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, दीज शेप्स, समझिएगा कॉन्सेप्ट, these shapes depends upon these shapes depends upon nature of cell। नेचर ऑफ सेल पे ये डिपेंड्स करती है कि भाई सेल का नेचर क्या है, किस टाइप का सेल है, कहाँ पे ये, उस बेसिस पे ये डिपेंड करती है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट देम। एक और चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि दे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेल, ये आपको आना चाहिए। लेकिन मोस्टली याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, दे मोस्टली दे आर फाउंड इन बीन शेप। मोस्टली ये कौन सी शेप में आपको मिलेंगे, बीन शेप। ये बीन शेप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये बीन शेप, तो मोस्टली आपको माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी मिलेंगे, दैट माइटोकॉन्ड्रिया विल बी बीन शेप्ड। कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, दे आर कंटिन्यूसली मोशन, ये कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। और इनके बारे में कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आगे इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। एक तो ये कहलाते हैं दे आर द पावर हाउस ऑफ सेल। एक तो इन्हें कहा जाता है पावर हाउस ऑफ
सेल, सेल का ये पावर हाउस होता है। और सेकंड इन्हें कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेंटर, दे आर सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। ये एरोबिक रिस्पायरेशन का सेंटर होता है, मतलब कि जितनी भी एरोबिक रिस्पायरेशन होती है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और तीसरा आपने याद रखना है कि दे आर सेमी ऑटोनोमस। याद रखिएगा, ये तीन चीज़ें हमने याद रखनी है कि पावर हाउस ऑफ द सेल इनको क्यों कहा जाता है, इस चीज़ को डिफाइन करना है हमने। इनको सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन क्यों कहा जाता है, और ये सेमी ऑटोनोमस क्यों कहलाता है। ये तीन सवालों के हम जवाब देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको डिफरेंट शेप्स में मिलेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो शेप होती है वो बीन शेप होती है। वो भी मैं आपको बताऊं बीन शेप कैसे होती है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आपको जहन के अंदर बिछानी है। वो चीज़ क्या है, वो आपने याद रखना है कि इनकी जो साइज़ होती है, याद रखिएगा, इनकी जो साइज़ होती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ये कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनका जो डायामीटर होता है, ये कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायामीटर होता है दैट इज़ 0.5। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, द डायामीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ 0.5 टू 1.00 नैनोमीटर। कितना डायमीटर होता है, 0.5 टू 1.0 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये आपने याद रखना है 0.5 टू 1.0 नैनोमीटर इनका डायामीटर है। और अगर आप इनकी लेंथ देखेंगे कि ये कितने लंबे होते हैं, तो लेंथ के हिसाब से बताया गया है कि इनकी लेंथ होती है 10 माइक्रोमीटर। 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं ये। तो ये थोड़ा सा रटाफिकेशन है इनकी साइज़ के हिसाब से, जो बुक में बताया गया है कि भाई 0.5 से 1.0, याद रखिएगा दिस इज़ 1.0, 0.5 टू 1.0 नैनोमीटर के होते हैं ये, एंड 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक आपने अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनियस होता है। ये भी एक चीज़ यहाँ पे समझने की है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेनियस, दे आर डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल। ये ऑर्गेनल्स कितनी मेम्ब्रेन कंटेनिंग होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन आपको मिलेगी। इससे पहले हमने जो लाइजोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम वगैरह पढ़े थे वो सिंगल मेम्ब्रेनियस थे, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेनियस होता है। और दोनों मेम्ब्रेन जो होती है डबल मेम्ब्रेनियस, तो बोथ मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये भी बुक में बताया गया है कि बोथ मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। दोनों की दोनों जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो प्रोटीन्स और लिपिड से बनती है। ये आपने याद रखना है। सो नंबर 1 आपको शेप आनी चाहिए, हमने शेप के बारे में समझ लिया। नंबर 2 यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द साइज। एंड नंबर 3 हमें देखना है इसका स्ट्रक्चर। देखें इसका स्ट्रक्चर हमने देखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या होता है। बीन शेप में यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ये जो ऑर्गेनल मैं बनाऊँगा दैट ऑर्गेनल विल बी बीन शेप्ड। और आपको पता है बीन शेप्ड ऑर्गेनल जो होता है वो कैसे होता है। देखिए मैं इसे यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। सो ये पहली मेम्ब्रेन हो गई इसकी, सही है, ये हो गई इसकी पहली मेम्ब्रेन। और ये जो पहली मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, याद रखिएगा। पहली मेम्ब्रेन को आप क्या नाम देंगे, इट विल बी टर्म्ड एज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन आपको ऐसे मिलेगी। देखें ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे कंपार्टमेंट्स बनाती है। सो दिस मेम्ब्रेन इज गोइंग टू फॉर्म द कंपार्टमेंट्स लाइक दिस। सो ये जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है इसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन, ऐसे। तो एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन और एक हो गई इनर मेम्ब्रेन। तो कितनी मेम्ब्रेन आपको मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यू विल फाइंड 2 मेम्ब्रेन्स। एक मेम्ब्रेन होगी आउटर मेम्ब्रेन और एक मेम्ब्रेन होगी इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है,
याद रखिएगा नंबर 1 दे दिस मेम्ब्रेन इज स्मूथ, ये इसके रिंकल की तरह नहीं होती, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो ब्लैक कलर में मैंने बनाई है वो स्मूथ है, ठीक है। और इसके अंदर आपको छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे, याद रखिएगा इनको। आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हर एक जगह पे यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पोर मिलेंगे आपको। यू विल फाइंड द पोर्स ओवर देयर, ठीक है। ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स को अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन का नाम होता है पोरिन्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन? दैट प्रोटीन विल बी टर्म्ड एज पोरिन्स। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है और उनके अंदर आपको पोर्स मिलेंगे, और ये पोर्स जो होते हैं वो पोरिन्स से बनते हैं। ये एक टाइप की प्रोटीन होती है। इसी वजह से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं ना वो डायरेक्टली अंदर आ सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी वजह से आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाता है कि भाई ये परमिएबल स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल स्ट्रक्चर होता है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को अलो करता है क्योंकि पोरिन्स इनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडेस्माटा का कॉन्सेप्ट आपको सेल वॉल में बताया था ना, वैसे ही ये पोरिन्स रिएक्ट करते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ परमिएबल स्ट्रक्चर। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखें, दो मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस नजर आएगा। ये एक अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई ग्रीन कलर में और बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है ब्लैक कलर में, ऐसे ना। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में आपको स्पेस मिलेगा। दैट स्पेस इज टर्म्ड एज इंट्रा मेम्ब्रेनियल स्पेस। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। दिस स्पेस इज टर्म्ड एज नॉट इंट्रा, दैट इज इंटर मेम्ब्रेनियल स्पेस। इस स्पेस का नाम क्या होगा? समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनियल स्पेस। इस स्पेस का बड़ा रोल है। ये जो इंटर मेम्ब्रेनियल स्पेस होता है इसका बड़ा रोल होता है जो है ना वो हमारे सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी बनता है उसमें इसका बड़ा रोल होता है। ये बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा। चलें जी, इनर मेम्ब्रेन की तरफ चलते हैं। इनर मेम्ब्रेन को अगर आप देखेंगे तो वो आपको इनकम्प्लीट पार्टीशन मिलेंगे। इट विल बी कंटेनिंग द, ये स्मूथ नहीं होगा, इनमें आपको मिलेंगे इनकम्प्लीट पार्टीशंस। और ये जो इनकम्प्लीट पार्टीशंस होते हैं इन्हें पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है। दीज इनकम्प्लीट पार्टीशंस आर टर्म्ड एज क्रिस्टी। क्या कहा जाता है इन्हें भाई? ये क्रिस्टी कहलाते हैं, इनकम्प्लीट पार्टीशन। देखें, गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मैंने बताया था वो जो आपको चैनल्स और ट्यूब्यूल्स मिल रहे थे वो सिस्टर नहीं कहला रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये जो आपको इनकम्प्लीट, अच्छा इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कंप्लीटली कंपार्टमेंट नहीं है। देखें ये इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा अंदर जाके फिर ये रिंकल हो रहा है ऐसे, तो इसी वजह से इसको इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स कहा जाता है। एंड दैट इज टर्म्ड एज द क्रिस्टी। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेमी परमिएबल, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये ऐसे सेमी परमिएबल होती है। इनके अंदर पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर्स लगे हुए होते हैं जो पर्टिकुलर केमिकल को ये अंदर जाने देते हैं, बाकी केमिकल्स को ये रोकते हैं अंदर और बाहर जाने के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सेमी परमिएबल होती है एंड दिस इज टर्म्ड एज द क्रिस्टी। आई गेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये जो क्रिस्टी होता है, इस क्रिस्टी के ऊपर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, याद रखिएगा। इस क्रिस्टी के ऊपर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। यू विल फाइंड द फ्यू थिंग्स ओवर देयर। से ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टी के ऊपर, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्रिस्टी के ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? क्रिस्टी के ऊपर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यू विल फाइंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये क्रिस्टी के ऊपर आपको मिलेगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बनता है एटीपी। सबसे ज़्यादा जो एटीपी बनता है ना वो एरोबिक रिस्पायरेशन में कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा? क्रिस्टी के ऊपर मिलेगा। इस इलेक्ट्रॉन कैरियर में आपको मिलेगा एटीपीएस चैनल। यू विल फाइंड एटीपीएस चैनल्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा यू विल फाइंड द साइटोक्रोम्स मिलेंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। NAD आपको मिलेगा, FAD आपको मिलेगा, वगैरह वगैरह, ये सारे केमिकल मिलेंगे और ये सारे केमिकल बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई? आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बुक में से रीड करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अंदर की तरफ आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही होगी। इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स तो है लेकिन अंदर की तरफ भी आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मैट्रिक्स। ये जो अंदर की तरफ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज टर्म्ड एज मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे इसे भाई? इसे मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है।
और ये जो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग होता है, दैट इज कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, एंड दैट इज टर्म्ड एज द मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। इस मैट्रिक्स के अंदर आपको डीएनए मिलेगा, आपको आरएनए मिलेगा, आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, याद रखिएगा। लेकिन कौन से राइबोसोम्स मिलेंगे? ये जो राइबोसोम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे दैट विल बी 70 एज राइबोसोम्स। अरे बात समझ में? तो ये डीएनए कंटेनिंग होता है, आरएनए कंटेनिंग होता है, तो ये अपने आप रिप्लिकेट कर सकता है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ना एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दैट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग, मतलब कि ये अपने आप रिप्लिकेट कर सकता है, खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का 70 राइबोसोम्स। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस। मैंने कहा था ना, मुझे ये सवाल का जवाब देना है आपको कि ये सेमी ऑटोनोमस क्यों कहलाता है। सेमी ऑटोनोमस इसी वजह से कहलाता है क्योंकि इसके अंदर आपको खुद का डीएनए मिलेगा, खुद का आरएनए मिलेगा और राइबोसोम्स मिलेंगे जो कि अपनी खुद की प्रोटीन बनाएंगे, और खुद ये अपने आप सेल्फ रिप्लिकेट करता है, कोई और इसकी रिप्लिकेशन में हेल्प नहीं करता, अपने आप रिप्लिकेट करता है। ये कौन से प्रोसेस से रिप्लिकेट करता है ये अपने आप? दैट इज द प्रोसेस ऑफ फिजन। फिजन क्या होता है? एक सेल का दो सेल में टूट जाना। ऐसे ही एक माइटोकॉन्ड्रिया दो माइटोकॉन्ड्रिया में टूट जाता है, दैट फिजन जो होता है सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज कि भाई ये वाला जो सेल ऑर्गेनल होता है वो होता है सेमी ऑटोनोमस। ऐसे टाइप की कंडीशन को क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस। बाकी पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे बनती है एटीपी। मैंने बताया ना आपको कि ये एटीपी बनाते हैं, यहाँ पे बताया मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या बनाते हैं, एटीपी। सिर्फ एटीपी बनती है, और एटीपी क्या होती है? हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज एनर्जी। इसी वजह से इनको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी। सही हो गया? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को दोबारा मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज हमने अगर यहाँ पे देखा है तो नेक्स्ट पेज के ऊपर कुछ चीज़ें दोबारा समझाता हूँ। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको कितनी मेम्ब्रेन्स मिलेंगे? आप कहेंगे सर 2 मेम्ब्रेन मिलेंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ऐसे इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स बनाएंगी जिसका नाम क्या होगा? यू विल कॉल देम एज द क्रिस्टी। सही है? और इस क्रिस्टी के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलेगी ऐसे ही। अच्छा, एक बड़ा रोल होता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ये अभी पता नहीं चलेगा जब हम बायो एनर्जेटिक्स का जो ना टॉपिक या चैप्टर आपको समझाऊंगा ना, तब वहाँ पे आपको पता चलेगा इनके बारे में कि भाई हाँ ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है? और अंदर वाले इस फ्लूइड को आप क्या नाम देंगे? दैट इज टर्म्ड द मैट्रिक्स। अंदर वाले फ्लूइड को क्या नाम देंगे आप इन्हें नाम देंगे मैट्रिक्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग होता है, फ्लूइड होता है ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो NADH कंटेनिंग होता है, FADH, साइटोक्रोम्स, ATPase वगैरह वगैरह। इनका मेन काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ATP। ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ ATP करते हैं बाय 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 कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे ये तो ATP बनेगा। लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करने के बाद, प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म करने के बाद जो केमिकल कंपाउंड बनते हैं दीज आर ATP एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, वाटर तो यूज़ अप हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर सांस निकालेंगे तो उसमें बाहर चला जाएगा, लेकिन ये जो कंपाउंड बना है ATP दैट इज़ द एनर्जी करेंसी। ये बायो एनर्जेटिक्स में आपको बताऊंगा, ये एनर्जी करेंसी है। तो इसी एनर्जी करेंसी को अगर आप देखेंगे तो किसने बनाया? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी ने बनाया, मतलब कि ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया एनर्जी करेंसी ये ATP हमारा। सो इसी वजह से इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसे पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये बना रहा है हमारे लिए ATP। ऐसे ही ना, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, देखिए अभी समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ एरोबिक रीस्पायरेशन का, ठीक है, एरोबिक रीस्पायरेशन, मैंने कहा ना ये सेंटर ऑफ एरोबिक रीस्पायरेशन है। ये सेंटर ऑफ एरोबिक रीस्पायरेशन, ये क्या होता है सेंटर ऑफ एरोबिक रीस्पायरेशन? देखें, देयर इज C6H12O6 और ये 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में बनते हैं कितने ATP? 36 ATPs बनते हैं। ये जो ATP बना कैसे बना? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के बाद। सो दैट्स वाई
इन्हें कहा जाता है सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। हम जो सांस लेते हैं ना, हम जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन हम सांस लेते तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना बॉडी के लंग्स के अंदर, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे जाके क्या बनाता है, एटीपी। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी बनाता है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को तोड़ के एंजाइम्स की मदद से। और तीसरा ये सेमी ऑटोनोमस है क्योंकि ये खुद ब खुद रिप्लिकेट कर सकता है। खुद ब खुद रिप्लिकेट का मतलब होता है यही माइटोकॉन्ड्रिया है, थोड़ी देर के बाद इसमें से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे, और ये जो 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनने प्रोसेस को क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। दिस प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज बाइनरी फिजन। देखें ये जो प्रोसेस होगा जिसमें 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, दिस विल बी टर्म्ड एज बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया के अंदर होती है ना फिजन, एक सेल 2 सेल में टूट जाता है, तो ऐसे ही ये सेम तरीके से काम करता है, आपके बुक में बताया गया है। देखिए जब हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, और हमारे फूड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है ग्लूकोज। तो फूड के अंदर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज में सबसे पहले प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। सो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। और फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो प्रोसेस होता है दैट इज द सेकंड प्रोसेस, दैट इज टर्म्ड एज क्रेब्स साइकिल। सेकंड प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। एंड देन थर्ड जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हमारा जो एटीपी बनता है ना, ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमारा जो एटीपी बनता है ना ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के, वो 3 प्रोसेस से बनता है। बायोएनर्जेटिक्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोल के अंदर, और जो क्रेब्स साइकिल होता है वो होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो होता है क्रिस्टी। ये कहाँ पे होता है, क्रिस्टी। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया ज़रूरी होता है एनर्जी बनाने के लिए। तो ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ब्रेक डाउन होने के बाद टोटल हमारे पास कितने एटीपी बनेंगे, 36 एटीपी बनेंगे। तो वो डायरेक्टली ब्रेक नहीं होगा, वो एक आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूसली छोटे छोटे रिएक्शंस में ब्रेक हो जाएगा, फिर 36 एटीपी हमारे पास मिलेंगे। और ये पूरा रिएक्शन जो होगा ना क्रेब्स साइकिल, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा वो मैंने आपको बता दिया वो क्रिस्टी पे, और ये मिला के एटीपी बनाएंगे। इसी वजह से इनको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसी वजह से इनको एरोबिक रिस्पायरेशन, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं वो यहीं पे यूज होती है। एरोबिक वर्ड का मतलब होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना और एटीपी बनाना। वो जो एनर्जी बन रही है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद ऑक्सीजन की मौजूदगी में, दैट इज एरोबिक रिस्पायरेशन। और वो भी कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी वजह से इनको कहा जाता है सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। और ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं, एज यू नो। मैंने आपको बताया सेमी ऑटोनोमस क्या होते हैं, खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद के राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम, 70 राइबोसोम। इसी वजह से इनको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। आई गेस समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया का, सही हो गया। सो माइटोकॉन्ड्रिया की ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, इनको समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा कि भाई ये एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। मतलब कि एनर्जी की ये फॉर्मेशन भी यहीं पे करते हैं, एनर्जी की फॉर्मेशन और उसकी स्टोरेज भी यहीं पे होती है। और इसी वजह से ये एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड होता है हमारे बॉडी के अंदर। बॉडी का मतलब हमारे सेल के अंदर ये एनर्जी फॉर्म भी करता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है। अच्छा बुक में भी यही चीज़ें बताई गई है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ और फिर आगे वाले टॉपिक समझते हैं। देखिए हम रीडिंग कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो बुक में बताया गया है। ये बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोस वर्ड ग्रीक में मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियन वर्ड का मतलब होता है स्मॉल ग्रेन्यूल या ग्रेन की तरह कोई स्ट्रक्चर। सो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा नाम है कॉन्ड्रियोसोम आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको यूनिवर्सली मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा, मतलब जितने भी यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लाजमी मिलेगा। दे अपीयर, इनकी शेप क्या है, दे अपीयर माइनड ग्रेन्यूलर वेसिकल की फॉर्म है, रोडलेट्स, रोड की तरह, थ्रेड और स्ट्रिंग की तरह आपको मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेल, कि भाई कौन सा सेल है उसके नेचर के बेसिस पे। मतलब कि अगर ब्रेन का सेल है तो उसकी शेप अलग होगी, स्किन का सेल है तो अलग होगी। बट यूजुअली इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट इज़ फाउंड इन बीन शेप। मोस्टली वो आपको कौन से शेप में मिलेगा, बीन शेप। ये जो शेप आपको नजर आ रही है ये बीन शेप है, सही है।
दे आर सीन टू बी इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड लिविंग सेल्स में वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते। दे आर सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। हमने लेक्चर में बताया एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी बनाना। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 0.5 to 1.0 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होगा, 0.5 to 1.0 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड अबाउट 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग, और उसकी लेंथ कितनी होगी, 10 माइक्रोमीटर। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, बोथ मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड हैविंग पोर्स लाइक सीव। सीव का मतलब होता है छननी जैसे होती है ना, वैसे आपको ये पोर्स मिलेंगे। मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स। कौन से प्रोटीन से बनते हैं, पोरिन से बनते हैं। दीज पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ molecules across the membrane, therefore this outer membrane is permeable of all। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है। तो दो मेम्ब्रेन है, देखिए एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन, एक है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो ये कौन सा आपने याद रखना, ये स्ट्रक्चर बीन शेप स्ट्रक्चर है। इसमें राइबोसोम्स भी आपको मिलेंगे। इसका खुद का डीएनए सेमी ऑटोनोमस इसीलिए कहा जाता है। क्रिस्टी कहते हैं इनके इनर मेम्ब्रेन को, और अंदर की तरफ जो फ्लूइड होता है उन्हें मैट्रिक्स कहा जाता है। ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ रीडिंग करते हैं इनके आगे ये बताया गया है कि द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ इर्रेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशन ड्यू टू इनवर्ड फोल्डिंग। इनर की जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट पार्टीशन बनते हैं। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी which increase the surface area to attach number of protein containing molecules। और ये क्रिस्टी के जो फोल्डिंग होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ऊपर चिपक जाते हैं, जैसे कि एटीपीएस चैनल, साइटोक्रोम्स वगैरह वगैरह। These molecules are ATPase complex variable types of cytochrome। ये क्या होते हैं आगे बताऊंगा बायो एनर्जेटिक्स में, NAD, FAD, ETC। These complexes and molecules serve as electron carrier। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन बनाते हैं, which metabolize carbohydrate। कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करते हैं, स्टार्च मतलब कि फैटी एसिड लिपिड्स को, एंड अमाइनो एसिड प्रोटीन को, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP which is stored in mitochondria। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उनका मेन काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, लिपिड और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना, और उसके साथ ATP बनाना, और फिर उसी ATP को ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, स्टोर करेगा। ये ATP बना रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। So the folds formed by the inner membrane is filled with the fluid-like organic matrix। ये जो fold है उनके बीच में आपको मैट्रिक्स मिलेगा with a number of compounds and enzyme in it। organic compounds और कुछ compounds यहाँ पे आपको मिलेगा due to production of high energy amount of energy for all cells, organs and their activities। Mitochondria is known as the powerhouse of the cell where energy is stored and released whenever required by an organism। जब organisms को energy की requirement होती है तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं, क्योंकि वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस इन सेल। सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया था कि दे हैव देयर ओन डीएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, राइबोसोम्स जो कि 78 होगा। इट मींस इट हैज इट्स ओन जेनेटिक सिस्टम टू सिंथेसाइज इट्स ओन एंजाइम्स प्रोटीन फॉर इट्स मेटाबॉलिक फंक्शंस। दे कैन डिवाइड इन हाफ एंड thus reproduce independently of the cells normal cell division। नॉर्मल सेल डिवीजन से हटकर ये अपनी खुद की डिवीजन कर सकते हैं बाइनरी फिजन की मदद से, इसी वजह से ये सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे बॉक्स में कुछ बताया गया है कि हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है वो हमारी मदर से मिलता है, और हमारी मदर को उसकी मदर से मिलेगा, और उसकी मदर को उसकी मदर से, और उसकी मदर को उसकी मदर से, और उसकी मदर को उसकी मदर से। मतलब कि हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है वो फादर से नहीं मिलता, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि फादर का जो क्योंकि फादर का जो स्पर्म होता है उस स्पर्म की टेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये स्पर्म है, इसकी टेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन ये जो एग है उस एग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये हेड जाता है ना स्पर्म का अंदर, तो टेल जो होती है वो बाहरी कट हो जाती है। टेल अंदर नहीं जाती, सिर्फ हेड अंदर जाता है एग के अंदर फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म का। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे मौजूद है, वो स्पर्म के टेल में मौजूद है, जिसकी वजह से वो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया
होता है वो हमें अपने फादर से नहीं मिलता, हमारी जो मदर होती है उन मदर से मिलता है। तो हमारी मदर को उसकी मदर से मिला, मतलब कि हमारी नानी से। तो ये यहाँ पे बॉक्स में बताया गया, नथिंग एल्स। सरप्राइजिंगली माइटोकॉन्ड्रिया पास्ड इन एनिमल ओनली बाय मदर, सिंस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एग्स बट डू नॉट द पार्ट ऑफ स्पर्म दैट एंटर्स द एग। दस पीपल कैन ट्रेस देयर माइटोकॉन्ड्रिया बैक टू देयर मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रैंड मदर, नानी, परनानी वगैरह वगैरह। यही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक आई गेस क्लियर हुआ होगा आपका।